आज की इस वीडियो में हम एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया से रिलेटेड टॉप 60 एमसीक्यूज कवर करने जा रहे हैं। तो जैसा कि आप जानते हो कि मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जब यूरोपियन कंपनीज एक के बाद एक करके इंडिया आ रही थीं। तो ये इंडिया में आती तो थी ट्रेडिंग के पर्पज से, ये बोल के कि हमको इंडिया से ट्रेड रिलेशंस स्टैब्लिश करने हैं, लेकिन इंडिया में आने के कुछ सालों के बाद ये टेरिटरीज पे कब्जा करने लग जाते थे, फोर्ट्स वगैरह बनाने लग जाते थे, खुद को गवर्नमेंट की तरह डिक्लेयर करने लग जाते थे। तो हम उसी टाइम पीरियड की हिस्ट्री को आज रिफ्रेश करने जा रहे हैं इन फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज। ठीक है ना। तो हमने 60 बेस्ट एमसीक्यूज पिक किए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से और उनको बिल्कुल एक लॉजिकल सीक्वेंस में, क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज किया है। घटनाएं जिस क्रम में घटी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, उसी ऑर्डर में हमने अरेंज किया है ताकि आपके दिमाग में बिल्कुल एक लॉजिकल प्रॉपर सीक्वेंस बने और आपको चीज़ों को याद करने में, मेमोराइज करने में काफ़ी आसानी हो। तो क्योंकि हमने 60 एमसीक्यूज लिया है तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, इसलिए हमने इसको कन्वीनियंस के लिए 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया। तो पार्ट 1 देख के आप भूल नहीं जाना, पार्ट 2 भी इसके बाद हम डालने वाले हैं। तो आप दोनों पार्ट देखोगे तभी आप बिल्कुल फुल प्रूफ इसके बाद आपको कहीं और कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आगे भी जब हम ऐसी कोई वीडियो डालें तो आप तक वीडियो की नोटिफिकेशन इमीडिएटली पहुंच जाया करे। तो चलो अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अब सीधा एमसीक्यूज पे अटैक करते हैं। तो ये पहली एमसीक्यू, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट यूरोपियन टू कम टू इंडिया, यानी इन कंट्रीज में से सबसे पहले किस कंट्री के लोग इंडिया आए थे। तो देखो ऑप्शंस कोइंसिडेंटली, संयोग ऐसा है कि बिल्कुल प्रॉपर सीक्वेंस में ही अरेंज किया हुआ है। सबसे पहले पोर्चुगीज ही आए थे, पोर्चुगीज के बाद अगर कोई इंडिया में आया था तो वो थे डच यानी हॉलैंड के लोग। उनके बाद अगर कोई इंडिया में आया था तो वो थे इंग्लिश, और सबसे लास्ट में इंडिया में आए थे फ्रेंच। तो ये बिल्कुल प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज्ड है। फ्रेंच से पहले भी जो है डेन्स आए थे, डेनमार्क के लोग आए थे, डेनिश। तो ये अगर ऑप्शंस की बात करें तो बिल्कुल प्रॉपर सीक्वेंस में ऑप्शंस अरेंज है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पोर्चुगीज हो जाएगा आंसर। सबसे पहले भारत आने वाले थे पोर्चुगीज देश के लोग। अगले क्वेश्चन पे चलें। वास्को डगामा रीच्ड कलिकट इन वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया इन डैश एडी, यानी वास्को डगामा नाम के जो पोर्चुगीज सेलर थे, हमने अभी अभी देखा कि भारत पहुंचने वाले लोग जो यूरोपियंस थे वो सबसे पहले किस देश के लोग भारत पहुंच पाए, तो पोर्चुगल के। तो वास्को डिगामा पोर्चुगल का ही था, ये पोर्चुगल का ही रहने वाला था और ये बेसिकली एक सेलर था, यानी समुद्र पे नए नए रास्ते ढूंढने का ये काम करता था। तो यही सबसे पहला यूरोपियन आप कह लो जो भारत पहुंचा। तो ये भारत के किस जगह पे इसकी जहाज आके लगी थी, यानी भारत के किस शहर में ये पहुंचा था, तो कलिकट। कलिकट कहाँ है, तो केरल में है। तो यही पूछ रहा है आपसे कि किस साल वास्को डगामा नाम का ये आदमी भारत पहुंचने में सक्सेसफुल हुआ था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इंडिया की हिस्ट्री बदल गई आप कह लो। तो 1498 इसका आंसर तो बच्चे बच्चे को पता होना चाहिए, ये बहुत कॉमन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये देखो वास्को डगामा अपने देश पोर्चुगल से चला था और इन रास्तों से होते हुए, ये देखो ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है ना, तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का चक्कर लगाते हुए यहाँ पे ये इसके जहाज वगैरह रुके थे। ये साउथ अफ्रीका है, वहाँ से ये कीनिया होता हुआ, ये देखो मोजाम्बिक, मालिंडी, ये कीनिया वाले एरियाज को टच करता हुआ ये इंडिया पहुंच गया था, इंडिया के कलिकट। तो यही इसी रूट से ये आया था। तो ये कब आया था, 1498 में। ये भूलना नहीं, ये भूल ही नहीं सकते, ये क्राइम है, इस तरह के क्वेश्चन हम नहीं भूलेंगे। ठीक है। अब अगले, Who was the ruler of Calicut who welcomed Vasco da Gama when he reached Calicut in 1498 AD? तो हमने अभी अभी देखा कि वास्को डगामा नाम का ये पोर्चुगीज सेलर 1498 में भारत पहुंचने में सक्सेसफुल हो गया। भारत के किस जगह पहुंचा था ये, तो कलिकट। तो कलिकट
जब ये पहुंचा तो किस रूलर ने, यानी कलिकट का राजा कौन था उस वक्त जिसने इसका स्वागत किया? तो हमारे पास चार ऑप्शन है। सही आंसर है जमोरिन। जमोरिन। तो बेसिकली जमोरिन कोई नाम नहीं है, ये एक टाइटल हुआ करती थी। जैसे उस जमाने में राजा को महाराजा बोलते थे, महाराजा धीराज बादशाह बोलते थे, तो उसी तरह जामोरिन एक टाइटल हुआ करती थी कलिकट के राजाओं की। कोई भी अगर कलिकट का राजा होता तो उसको जमोरिन ही कहा जाता था। तो आंसर क्या हो जाएगा? जमोरिन। तो ये देखो, जब वास्को डगामा आया था तो ये अपने साथ कुछ गिफ्ट्स वगैरह भी लाया था और इसका सामना हुआ था कलिकट के राजा जमोरिन से। तो उसके बाद क्या हुआ था ये सब हमने ऑलरेडी थ्योरी डिस्कस कर ली है कि ये जो अपने साथ गिफ्ट्स वगैरह लाए थे उसको देख के बिल्कुल राजा इम्प्रेस नहीं हुआ। उसे लगा कि ये मेरी इसके नज़रों में कोई कद्र नहीं है क्या, मैं इतना बड़ा राजा हूँ और ये बिल्कुल छोटे छोटे टाइप्स गिफ्ट ला रहा है मेरे लिए। तो खैर वो दूसरी स्टोरी है। तो अब अगले एमसीक्यूज पे हम चले। फर्स्ट यूरोपियन फैक्ट्री इन इंडिया वॉज स्टैब्लिश्ड एट कलिकट इन 1500 AD बाय द पोर्चुगीज ट्रेडर। तो देखो, पोर्चुगल के लोग भारत पहुंचने में कामयाब हो गए तो वास्को डगामा वापस चला गया अपने देश पोर्चुगल और उसने जाके बताया कि चलो मैंने रास्ता तो ढूंढ लिया है भारत का, अब बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो 1500 AD में पोर्चुगल से और भी लोग आने स्टार्ट हो गए इंडिया में। तो 1500 AD में पहली फैक्ट्री खोल दी पोर्चुगल के लोगों ने। कहाँ खोली? कलिकट में ही खोली, क्योंकि कलिकट तक का तो रास्ता पता था इनको। तो कलिकट में ही 1500 AD में पहली फैक्ट्री खोली गई पोर्चुगल के लोगों के द्वारा। तो इसको ही आप फर्स्ट यूरोपियन फैक्ट्री भी कह सकते हो, क्योंकि उसके पहले तो यूरोप से कोई आया नहीं था, तो यूरोप से आने वाले पहले लोग यही थे ना। इसीलिए आपसे क्वेश्चन में घुमा फिरा के यूरोपियन फैक्ट्री भी पूछ सकता है। यूरोपियन फैक्ट्री पूछे या पोर्चुगीज फैक्ट्री पूछे, अगर पहली फैक्ट्री की बात हो रही है तो दोनों एक ही होंगे। तो ये जो पहली फैक्ट्री खोली थी इन लोगों ने 1500 AD में कलिकट में, उसका मालिक कौन था? किसने खोली थी वो फैक्ट्री? तो इसका आंसर हो जाएगा पेड्रो एल्वारेस कैबरल। ये सब कुछ आपको हमारी लेक्चर वीडियोस में मिल जाएंगे। तो ये देखो, यही है पेड्रो एल्वारेस कैबरल। तो ये क्या था? ये एक सेलर तो था ही, लेकिन साथ ही साथ ये एक बिजनेसमैन भी था। इसीलिए इसने फैक्ट्री आके खोली, क्योंकि अब बिजनेस भी तो करना है पोर्चुगल को इंडिया के साथ। तो अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हु वॉज द फर्स्ट पोर्चुगीज गवर्नर ऑफ इंडिया? तो अब देखो, पोर्चुगल के जो लोग थे जो भारत आ रहे थे जा रहे थे, इन लोगों ने भारत के कुछ टेरिटरीज को अपने कंट्रोल में ले लिया था। तो अब ये अपने आप को एक गवर्नमेंट के तौर पे प्रोजेक्ट करने लगे। तो पहला पोर्चुगीज गवर्नर किसे बनाया गया था? भारत की धरती पे जो भी इन्होंने अपनी ज़मीन वगैरह कंट्रोल में ले ली थी, तो उसके लिए एक गवर्नर को अपॉइंट किया गया। तो पहला पोर्चुगीज गवर्नर कौन बना था? तो पहले पोर्चुगीज गवर्नर बने थे फ्रांसिस्को डी अल्मिएडा। याद रखना, 1505 से लेके 1509 तक के लिए इनको बनाया गया था। इनके बारे में कुछ और फैक्ट्स हमको पता होने चाहिए। तो ये जो फ्रांसिस्को डी अल्मिएडा थे, ये पहले पोर्चुगीज गवर्नर थे, ये तो हमने देख ही लिया। इनके बारे में एक और चीज़ आप याद रखो, क्योंकि ये पहले गवर्नर थे तो इनको जिम्मेदारी थी, इनके सर पे ये जिम्मेदारी थी कि आप पोर्चुगीज एम्पायर को कंसोलिडेट करो भारत में। तो इन्होंने एक पॉलिसी लाई, ये भारत की ज़मीन है। तो भारत, अगर आप साउथ इंडिया को देखोगे, पेनिनसुला है वो, यानी चारों तरफ समुद्र है। तो ये जो थे फ्रांसिस्को डी अल्मिएडा, इसने एक पॉलिसी लाई कि क्यों ना हम भारत की ज़मीन, ये जो धरती है, इसके चारों तरफ जो समुद्र है, उस पे अपना कब्जा जमा लें, यानी हमारे अलावा किसी और को इस समुद्र के पानी में एंट्री करने का मौका ही नहीं दें। तो जब और कोई कंट्री एंट्री ही नहीं कर पाएगा तो भारत तक पहुंच ही नहीं पाएगा, यानी भारत से जितना भी व्यापार होगा वो सिर्फ हमारी मोनोपोली बन जाएगी। तो इसको कहा गया ब्लू वाटर पॉलिसी, यानी किसी और को घुसने ही मत दो, सिर्फ पोर्चुगीज को ही कह लो कि ट्रेडिंग राइट्स मिले इस समुद्र से। तो ये कहलाई ब्लू वाटर पॉलिसी। ये किसने लागू की? फ्रांसिस्को डी अल्मिएडा ने। फ्रांसिस्को डी अल्मिएडा कौन? तो वो पहला पोर्चुगीज गवर्नर। कब से कब तक? 1505 से लेकर 1509 तक। ये पूरा रिवाइज हम आपको कराएंगे, ठीक है ना।
द पोर्चुगीज पॉलिसी ऑफ डोमिनेटिंग ओशियंस टू कीप अवे कंपिटिटर्स वॉज नोन एज डैश एंड वॉज डिजाइंड बाय डैश। तो हमने अभी अभी डिस्कस किया कि ये जो पोर्चुगीज ने पॉलिसी बनाई थी कि समुद्र के पानी में किसी और को घुसने ही नहीं देंगे, सिर्फ पोर्चुगीज का ही दबदबा बना रहेगा। तो इस पॉलिसी को क्या नाम दिया गया था और ये पॉलिसी किसने डिजाइन की थी, यानी किसने लागू की थी? तो हमने अभी अभी देखा कि जो पहले गवर्नर थे पोर्चुगीज के, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, उसने लागू की थी। पॉलिसी का नाम रखा गया था ब्लू वाटर पॉलिसी या ब्लू कार्टेज पॉलिसी। सब कुछ थ्योरी लेक्चर्स में हमने डिस्कस कर लिया है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपने अभी भी नहीं देखा है तो आप हमारे थ्योरी लेक्चर्स देख लो। अगर आप विद्या गुरु के स्टूडेंट हो तो आपको ऑलरेडी ये सारे आंसर्स पता होंगे ही होंगे। अगला क्वेश्चन है, विच पोर्चुगीज गवर्नर डिफीटेड कंबाइंड आर्मीज ऑफ इजिप्शियन, अरब्स एंड गुजरात सल्तनत एट बैटल ऑफ डियू इन 1509 एडी? तो अगला क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि किस पोर्चुगीज गवर्नर के टाइम पीरियड में एक बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी, समुद्र में वो लड़ाई हुई थी 1509 एडी में। तो ये लड़ाई हुई थी डियू के पास। तो डियू है ना, आइलैंड है ना दीव, दमन और दीव का नाम आपने सुना होगा, यूनियन टेरिटरीज, तो उसी में हम दीव आइलैंड की बात कर रहे हैं। तो ये दीव आइलैंड है, समुद्र में है, अरेबियन ओशियन में है। तो पोर्चुगीज ने क्या पॉलिसी बना ली थी कि समुद्र में किसी और को घुसने ही नहीं देंगे। तो ये जो इजिप्शियंस थे, ये जो अरब्स थे, ये तो कई सालों से भारत आते थे। ये तो बहुत पुराने टाइम से आ रहे हैं ना, मौर्यन डायनेस्टी के टाइम से भी सबूत है कि ये लोग भारत में अपने समुद्र के जहाज वगैरह लेके आते थे। तो अब अचानक से पोर्चुगीज ने कह दिया कि तुम लोगों की एंट्री बैंड है, तो लड़ाई तो होगी ही ना। तो वही लड़ाई बैटल ऑफ डियू कहलाई जो 1509 एडी में हुई। तो ये लड़ाई किस पोर्चुगीज गवर्नर के टाइम पीरियड में हुई? जिसने पॉलिसी लागू की थी उसके ही टाइम पीरियड में हुई। तो इस समुद्र में नहीं घुसने देने वाली पॉलिसी किसने लागू की थी? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने की थी। इसी वजह से हुई थी लड़ाई। तो कुछ डिटेल्स भी आप देख लो। तो बैटल ऑफ डियू कब हुई थी? तो 1509 एडी में हुई थी। इसका नतीजा क्या निकला था? पोर्चुगीज जीत गए थे, यानी कंबाइंड आर्मी जिसमें इजिप्ट के लोग, अरब की सेना और खुद भारत के कुछ रूलर्स शामिल थे, जैसे गुजरात और कलिकट, यानी भारत के राजा भी थे और इजिप्ट और अरब की सेना एक तरफ और दूसरी तरफ बिल्कुल अकेले पोर्चुगीज। लेकिन नतीजा क्या निकला? पोर्चुगीज ही जीतने में कामयाब हो गए, क्योंकि उनकी जो नेवी थी, समुद्र की सेना थी, वो बहुत स्ट्रांग थी। तो आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। आप याद रखोगे 1509 की बात हो रही है, बैटल ऑफ डियू। तो ये डियू की लड़ाई तो हुई, पोर्चुगीज जीत तो गए, लेकिन डियू को, ये जो डियू का आइलैंड है, इसको पूरी तरीके से कब्जे में लेने में कुछ और साल का वक्त लगा। 1534 में जाके पूरी तरीके से जो पोर्चुगीज है वो डियू को अपने कब्जे में ले सके, दमन, दियू, इस तरह के इलाकों को। तो अब आगे बढ़े। विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्चुगीज गवर्नर इन इंडिया हु अक्वायर्ड गोवा फ्रॉम द रूलर ऑफ बीजापुर? तो जैसा कि हम जानते हैं कि पोर्चुगीज जो भारत में रहे, तो पोर्चुगीज भारत में कई सालों तक, ऑलमोस्ट 550 सालों तक भारत में वो रूल करते रहे। ठीक है, तो ये जो 500 आप मान लो, ऑलमोस्ट 500 सालों तक, तो 500 सालों तक जो इन्होंने भारत में रूल किया, तो इनका हेडक्वार्टर या इनका कैपिटल गोवा हुआ करता था। तो पोर्चुगीज ने गोवा को बीजापुर के राजा से लिया था, एक्वायर किया था। तो ये किस गवर्नर के रहते रहते हुआ था? पोर्चुगीज में गवर्नर बनाए जाते थे ना, हर 5-6 साल के बाद गवर्नर बदल दिया जाता था। तो जब गोवा को पोर्चुगीज ने हासिल किया था बीजापुर के राजा से, तो उस वक्त गवर्नर कौन था पोर्चुगीज की तरफ से? तो आंसर है अल्फोंसो डी अल्बुकर्की, यही होगा आंसर। तो अल्फांसो डी अल्बुकर्की के बारे में आपको कुछ फैक्ट्स पता होने चाहिए। ये भारत में दूसरा पोर्चुगीज गवर्नर था, सेकंड। पहला कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ये फर्स्ट गवर्नर था, और ये सेकंड गवर्नर था अल्फोंसो डी अल्बुकर्की।
ये सेकंड गवर्नर। तो इसके बारे में कहा जाता है कि ये रियल फाउंडर है पोर्चुगीज पावर का। जो पोर्चुगीज ने 500 सालों तक अपनी सत्ता चलाई भारत में, वो इसीलिए चलाई ना कि ज़मीनों पे कब्जा कर लिया था, गोवा जैसी बड़ी और इम्पोर्टेंट टेरिटरी को हासिल कर लिया था। तो यही है, रियल फाउंडर कहलाता है। और इसने 1510 में गोवा को हासिल किया था। किससे किया था? बीजापुर के राजा से छीन लिया था। तो अब आगे चलें। गोवा वॉज कैप्चर्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ पोर्चुगीज गवर्नर डैश इन डैश एडी। तो गोवा जो है किस पोर्चुगीज गवर्नर के रहते रहते जो पोर्चुगल का हिस्सा बन गया और किस साल बना? तो हमने अभी अभी देखा कि अल्फोंसो डी अल्बुकर्की जो कि सेकंड गवर्नर था, सेकंड गवर्नर, इसके रहते रहते, और ये कब हुआ था? 1510 में हुआ था। किससे हासिल किया था? बीजापुर के राजा से गोवा को एक्वायर किया था। तो ये सारी चीजें फैक्ट एक ही बार आप याद रख लो। 1510 में गोवा को हासिल किया। किससे किया? बीजापुर के राजा से किया। किसने किया? अल्फोंसो डी अल्बुकर्की ने किया। ये कौन था? तो ये सेकंड गवर्नर था पोर्चुगीज का। अब आगे, गोवा वॉज डिक्लेयर्ड एज द कैपिटल ऑफ पोर्चुगीज टेरिटरीज इन इंडिया इन द ईयर डैश। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जब तक पोर्चुगीज भारत में कब्जा बनाए रखा उन्होंने, तो उन्होंने अपनी कैपिटल गोवा को ही डिक्लेयर कर रखी थी। तो गोवा ही उनकी कैपिटल थी। तो किस साल गोवा को कैपिटल बनाया गया? प्लीज याद रखना, गोवा को हासिल कर लिया था 1510 में ही, एक्वायर तो कर लिया था 1510 में, लेकिन 20 साल के बाद 1513 में उसको कैपिटल डिक्लेयर किया गया। तो आंसर हो जाएगा 1530 एडी। कंफ्यूज मत होना, 1510 में एक्वायर किया था, बस कैपिटल डिक्लेयर नहीं किया था। कैपिटल डिक्लेयर किया था 1530 एडी में। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको हमारे थ्योरी वीडियोस में देखने को मिल जाएंगी। तो प्यारे बच्चों, मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूं। अगर आप किसी कंपिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ऑल इंडिया लेवल की या फिर स्टेट लेवल की, पीसीएस की वगैरह की तैयारी कर रहे हो, तो वो सारी प्रिपरेशन आपको जो है आप हमारे साथ कर सकते हो, ऑनलाइन कर सकते हो। क्योंकि अभी लॉकडाउन का समय चल रहा है, तो कई बच्चों को ये प्रॉब्लम हो गई है कि वो अपनी प्रिपरेशंस कंटिन्यू नहीं कर पाए, क्योंकि अभी कहीं भी उनके लिए घर से बाहर जाना पॉसिबल रहा नहीं। ठीक है, तो इसके लिए आपके पास जो बेस्ट ऑप्शन है वो हम आपके पास लेके आ रहे हैं कि आप कोई भी ऑनलाइन कोर्सेज हमसे परचेज कर सकते हैं काफ़ी डिस्काउंटेड रेट में। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो प्यारे बच्चों, तो प्लीज अगर आप सीरियस हो तो एक बार आप हमारी वेबसाइट जरूर विजिट करना। और आप हमारी वेबसाइट जब भी विजिट करो तो आप जिस भी एग्जाम का कोर्स परचेस करना चाहते हो, पूरी डिटेल जानकारी आपको वहां मिल जाएगी कि कितने घंटों की वीडियो लेक्चर्स, कितने टेस्ट सीरीज, कितने डाउट क्लियरिंग आपको मिलने वाले हैं। एक अच्छी चीज जो अगर आप हमारे साथ प्रिपेयर करते हो विद्या गुरु के साथ, वो है कि हम आपको 24/7 यानी कि हफ्ते के 7 दिन 24 घंटे कभी भी आपको कोई भी डाउट आए, किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी डाउट आए, तो वो आप हमें अप्रोच कर सकते हो। 2 से 3 घंटों के अंदर उसका जवाब, उसको रिजॉल्व करके स्टूडेंट तक हम पहुंचा देते हैं। उसके अलावा आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स, अनलिमिटेड आपको प्रैक्टिस, जो एमसीक्यूज आप कह लो, सब कुछ अवेलेबल है। पूरी डिटेल आपको हमारी वेबसाइट vidyaguru.in में देखने को मिल जाएगी। तो प्लीज एक बार हमारी वेबसाइट आप जरूर विजिट करें, उसके बाद ही कोई आप डिसीजन लें। आप चाहो तो आप हमारी रिव्यूज भी चेक कर सकते हो जो हमारे एक्स स्टूडेंट्स ने दे रखी है। आप कहीं भी इंटरनेट पे आप सर्च कर सकते हो कि विद्या गुरु के साथ जिसने भी प्रिपेयर किया उसका क्या एक्सपीरियंस रहा। हु अक्वायर्ड ड्यू एंड बसाइन फ्रॉम दी बहादुर शाह ऑफ गुजरात। तो ये मेरा ख्याल है ड्यू होगा, तो ड्यू आइलैंड जो है, तो ड्यू और बसाइन, बसाइन क्या है? वसाई, जो मुंबई का इलाका है। तो ड्यू और बसाइन को गुजरात के जो रूलर हुआ करते थे बहादुर शाह, उससे किसने एक्वायर किया? तो अब ये देखो, गुजरात का जो रूलर था बहादुर शाह, इसकी कहानी भी इंटरेस्टिंग है। तो इसकी दुश्मनी चलती थी हुमायूं से। तो हुमायूं मुगल एम्परर था ना,
तो हुमायूं से बचने के लिए इसने पोर्चुगीज से मदद मांगी थी। तो पोर्चुगीज ने कहा था हम आपकी मदद तो कर देंगे, बदले में हमें कुछ तो दो। तो इसने बदले में ड्यू और वसाई दे दिया था। तो ये जो एग्रीमेंट हुआ था, पोर्चुगीज के किस गवर्नर ने इस एग्रीमेंट को किया था? किसके साथ? गुजरात के रूलर बहादुर शाह के साथ। तो बताना है हमें कि इनमें से कौन था वो। तो इसका आंसर हो जाएगा नूनो डा कूना। तो नूनो, कहीं कहीं आपको नीनो भी देखने को मिलेगा, तो ये दोनों एक ही लोग हैं, नूनो डा कूना या नीनो डा कूना। तो विच यूरोपियन नेशन वॉज द फर्स्ट इन ब्रिंगिंग प्रिंटिंग प्रेस टू इंडिया? तो इनमें से हमें पता है कि कई सारी यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज भारत आई, एक के पीछे एक आती चली गई। तो प्रिंटिंग प्रेस जिससे कि किताबें वगैरह छपती है, ये सबसे पहले भारत में लेके कौन आया था? तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा पोर्चुगीज। अब ये प्रिंटिंग प्रेस भारत में इसलिए लेके आए थे क्योंकि इनकी मिशनरीज एक्टिविटीज चलती थी। तो प्रिंटिंग प्रेस भारत में सबसे पहले यूज की गई बाइबल वगैरह छापने में। तो बाइबल छापी जाती थी और उसको लोगों में बांटा जाता था। तो ये प्रिंटिंग प्रेस लेके कौन आए थे? तो पोर्चुगीज आए थे लेके। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट वॉज कॉल्ड पोर्टो ग्रैंडे बाय द पोर्चुगीज? तो देखो, पोर्चुगीज के पास एक बहुत अच्छी नेवी थी, तो भारत में आए ही थे ना जहाजों के दम पे। तो इन्होंने क्या किया कि भारत के कई सारे पोर्ट सिटीज पे कब्जा करना स्टार्ट कर दिया। जो समुद्र के किनारे पोर्ट्स बने होते थे ना, उनको कैप्चर करने लगे ये लोग। तो ये पोर्चुगीज जो है, किस पोर्ट सिटी को पोर्टो ग्रैंडे बोलते थे, यानी मैग्निफिसेंट पोर्ट, सबसे भव्य, सबसे खूबसूरत पोर्ट भारत का, किसे कहते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा चिटागोंग। तो चिटागोंग आज बांग्लादेश में, उस वक्त ऑब्वियसली ये भारत का ही हिस्सा था, तो आंसर है चिटागोंग। तो एक अगला क्वेश्चन, द पोर्चुगीज यूज्ड डैश एज द बेस फॉर पायरेसी इन बे ऑफ बंगाल। तो बच्चों, अगर आपने हमारी लेक्चर वीडियोस देखे होंगे तो आपको ये पता ही होगा कि जो पोर्चुगीज थे, इनकी एक बहुत बुरी आदत थी। ये इंडिया में ट्रेडिंग तो करते ही थे, लेकिन ये साथ ही साथ समुद्री लुटेरे भी बन गए थे। यानी जो दूसरे जहाज वगैरह समुद्र से होके गुजरते थे, उनको ये अटैक करके लूट लिया करते थे। प्रॉपर समुद्री लुटेरे बन गए थे ये लोग। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि इन्होंने किस पोर्ट को, किस जगह को पायरेसी का हब बना लिया था। यानी सारे जहाज इनके वहां जाके छुप जाते थे, और जब इनको लूटपाट करनी होती तो वहां से जहाज निकलते थे, समुद्र में जाके लूटपाट कर लेते थे और वापस आके वहीं छुप जाते थे। तो ये किस जगह को पायरेसी का अड्डा बना लिया था इन्होंने, या पायरेसी का बेस बनाया हुआ था? तो इसका आंसर होगा हुगली। हुगली, जो कि कलकत्ता के बहुत पास है। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछे जा चुके हैं, तो आपको समझना तो है ही, साथ साथ आपको अपनी मेमोरी में भी इन सारी चीज़ों को साथ के साथ डालते चलना है, ठीक है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ क्रॉप्स वर इंट्रोड्यूस्ड बाय द पोर्चुगीज इन इंडिया? तो देखो, जब पोर्चुगीज भारत आए थे तो अपने साथ कई ऐसे क्रॉप्स लेके आए थे जो पहले भारत में नहीं हुआ करते थे, क्योंकि ये लोग तो यूरोप से आए थे। तो यूरोप से आए थे और इनको और भी जगहों के क्रॉप्स के बीज वगैरह लेके ये भारत आए थे। तो अगर आप ये लिस्ट देखो कि पोर्चुगीज ने कौन कौन से क्रॉप्स भारत में इंट्रोड्यूस किए, शायद आपको जान के यकीन ना हो। आलू, टमाटर, ये जो मक्का है, मक्का जो आप देखते हो ना, कैश्यू नट, काजू, पपाया यानी पपीता, ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च, ये सारी चीज़ें पोर्चुगीज के आने से पहले भारत में नहीं होती थी। आपको यकीन नहीं होगा, आलू नहीं होता था, टमाटर नहीं होता था, मेज़ यानी मकई, कैश्यू नट यानी काजू, पपाया यानी पपीता, ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च, ये सारी चीज़ें पोर्चुगीज ही अपने साथ लेके आए। तो क्वेश्चन यही है कि इनमें से कौन कौन से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पोर्चुगीज अपने साथ लेके आए। तो हम देख लेते हैं, क्या वाटरमेलन इस लिस्ट में है? नहीं। मैं आपको बता दूं कि वाटरमेलन मुगल लेके आए थे।
बाबर को वाटरमेलन बहुत पसंद था, तो उसने अपने बाबरनामा में लिखी भी है ये चीज़ कि ये मैं किस कंट्री में आ गया, यहाँ तो मुझे मेरा प्यारा फ्रूट वाटरमेलन नहीं मिलता। तो ये वाटरमेलन वाला ऑप्शन तो सही हो नहीं सकता। पोटैटो, मेज, शुगर केन, क्या शुगर केन है इस लिस्ट में? नहीं है। मैं आपको बता दूं कि शुगर केन चाइना से आया है, तो ये भी गलत हो गया शुगर केन। अब बात करें मेज, पोटैटो एंड कैश्यू नट की, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा, ये हो गया करेक्ट आंसर। द पोर्चुगीज सेटलमेंट्स ऑफ गोवा, दमन एंड दीव वेयर टेकन ओवर बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द ईयर व्हाट? तो देखो बच्चों, बहुत कम स्टूडेंट्स इस चीज को रियलाइज करते हैं कि भारत जो है 1947 में आजाद जरूर हो गया था, लेकिन भारत की कुछ ऐसी टेरिटरीज थी जो उस वक्त भी फॉरेन कंट्रीज के कंट्रोल में थी। तो जैसे गोवा, दमन और दीव, ये उस वक्त भी जब भारत आजाद हो गया था उसके बाद भी कई सालों तक पोर्चुगीज कंट्रोल में रही थी। तो इस क्वेश्चन का यही मतलब है कि भारत सरकार ने फाइनली गोवा, दमन और दीव को अपने कंट्रोल में किस साल में लिया, यानी पोर्चुगीज को फुल एंड फाइनल गुड बाय भारत को किस साल में बोलना पड़ा? तो ये साल था 1961। इसको आप गोवा लिबरेशन भी मान सकते हो, गोवा के आजादी की लड़ाई भी कहते हैं इसे। तो आंसर क्या है? 1961। द पर्शियंस विथ द हेल्प ऑफ ब्रिटिश expelled the Portuguese from which of these places in 1622? तो देखो 1622 तक ब्रिटिश भी भारत में आ चुके थे, बिल्कुल एक्टिव हो चुके थे, और ब्रिटिश की जो नेवी थी वो पोर्चुगल की नेवी से कहीं ज्यादा स्ट्रांग थी। तो क्वेश्चन है कि पर्शियंस ने, पर्शियन यानी ईरान की सेना, ईरान की सेना ने ब्रिटिश नेवी की मदद से पोर्चुगीज को इनमें से किस जगह से मार भगाया? 1622 में किस जगह से मार के भगा के बाहर कर दिया, यानी किस जगह पे पहले पोर्चुगीज का कब्जा था उस कब्जे को छुड़ा दिया? ब्रिटिश नेवी ने ईरान की मदद की किस जगह को छुड़ाने में? इसका आंसर हो जाएगा हॉर्मुज। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हॉर्मुज पोर्ट, ये सारी पोर्ट सिटीज हैं। तो ये अरेबियन, ये देखो ये आपका हॉर्मुज का पोर्ट आपको देख, ये 1622 में, तो इसको कहा जाता है कैप्चर ऑफ हॉर्मुज या हॉर्मुज। ठीक है, 1622 की बात है ये। द डच opened their first factory in India in 1605 AD at which of these places? तो पोर्चुगीज की कहानी तो हमने देख ली। पोर्चुगीज के बाद भारत में एंट्री लेने वाली दूसरा देश था डच। डच यानी नीदरलैंड, नीदरलैंड के लोगों को डच कहा जाता है। तो जब डच भारत आए तो इन्होंने 1605 एडी में अपनी पहली फैक्ट्री किस जगह पे खोली? तो इसका आंसर हो जाएगा मसूलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। इसको मछलीपट्टनम भी बोलते हैं आम बोलचाल की भाषा में। तो ये देखो, ये डायग्राम आप देख सकते हो, ये मसूलीपट्टनम का ही मसूलीपट्टनम है। ये आप देख रहे हो मसूलीपट्टनम, ये पहली फैक्ट्री खोली थी, डच लोगों ने खोली थी। तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। कहाँ खोली? मसूलीपट्टनम में। कब खोली? तो 1605 में। मसूलीपट्टनम कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में है। द चीफ डच एक्सपोर्ट फ्रॉम कोरोमंडल पोर्ट्स वॉज, तो ये चार चीजें हैं। तो देखो भारत के दो कोस्ट हैं, ईस्ट कोस्ट और वेस्ट कोस्ट, ठीक है ना। तो ये है मालाबार कोस्ट जिसमें केरल आता है, थोड़ा सा कर्नाटक का हिस्सा आ जाता है। तो ये हो गया मालाबार कोस्ट। अब ये जो ईस्टर्न कोस्ट है इसे कहते हैं कोरोमंडल कोस्ट, कोरोमंडल कोस्ट। तो क्वेश्चन है, जो डच थे, डचों का ज्यादातर कब्जा जो है वो इस तरफ था, कोरोमंडल कोस्ट की तरफ था। तो कोरोमंडल कोस्ट से ये क्या, किस चीज का व्यापार करते थे, किस चीज को लेके अपने देश जाते थे या यहां से निकाल के दूसरे देशों में बेचने ले जाते थे? कौन सा आइटम था वो? तो इसका आंसर हो जाएगा टेक्सटाइल। क्योंकि देखो पेपर जो है वो मालाबार कोस्ट से हुआ करता था इस तरफ,
तो हम कोरोमंडल कोस्ट की बात करें तो कोरोमंडल कोस्ट से ये टेक्सटाइल यानी सिल्क, कपड़े, क्लोथ, ये सब यहां से एक्सपोर्ट किया करते थे। अगला क्वेश्चन है द हेडक्वार्टर ऑफ डच इन इंडिया वॉज। तो मैंने आपको बताया कि जो डच थे उनका ज़्यादातर कंट्रोल जो है इस वाली तरफ था, ईस्टर्न साइड था। तो डचों ने अपनी हेडक्वार्टर किसको बनाया था? शुरू में डचों ने अपनी हेडक्वार्टर पुलिकट को बनाई थी। तो अगर कल को आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो आप आंसर पुलिकट को ही दोगे, लेकिन बात क्या है कि पुलिकट को चेंज करके इन्होंने फिर से अपनी कैपिटल बदली थी। यानी डच भारत में जो रहे 200 साल के करीब भारत में रहे ये एक्टिव, उन 200 सालों में इन्होंने अपनी कैपिटल 2 बार बदली। तो इनकी पहली कैपिटल हुआ करती थी पुलिकट। तो पुलिकट कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। तो ये आप देख रहे हो पुलिकट। तो अब डचों के बारे में आपको एक चीज बता दूं कि भारत से ज्यादा इंटरेस्ट इनका इंडोनेशिया और जावा, इन जगहों पे ज़्यादा इंटरेस्ट था, क्योंकि यहाँ पे मसाले जो हैं बहुत ज़्यादा वैरायटी और बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलते थे। भारत में भी मसाले मिलते थे, भारत में मसाले मिलते थे ज़्यादातर मामलों में मालाबार कोस्ट पे। तो मालाबार कोस्ट पे डच की पकड़ बन नहीं पाई थी। यहाँ पे बेसिकली पोर्चुगीज़ का कंट्रोल था और बाद में ब्रिटिश भी आ गए थे। तो इनको भी मसाले चाहिए थे, तो इनके लिए इंडिया में ऑप्शंस तो खत्म हो गए थे। तो इन्होंने अपनी पूरी अटेंशन जो है इंडोनेशिया, जावा और थोड़ा सा जो मलेशिया का हिस्सा है वहां पे शिफ्ट कर दिया था। तो अगर बात करें कि डच की भारत में हेडक्वार्टर कहां हुआ करती थी, तो आंसर हो गया पुलिकट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द डच रीनेम्ड फोर्ट बिल्ट एट विच प्लेस एट सेंट गेल्ड्रिया। यानी डचों ने किस जगह पे बने हुए एक फोर्ट, किले का नाम बदलकर सेंट गेल्ड्रिया रख दिया था। तो इसका आंसर होगा पुलिकट, क्योंकि सबसे पहली कैपिटल उन्होंने पुलिकट को ही बनाया। तो पुलिकट में एक फोर्ट हुआ करती थी, उसको उन्होंने रिनोवेट कर दिया और उसका नाम रख दिया फोर्ट गेल्ड्रिया। ये किसने किया था? तो डच ने किया था। तो क्वेश्चन है कि सेंट गेल्ड्रिया किस शहर में है? तो पुलिकट में है। अगला क्वेश्चन, द डच शिफ्टेड देयर कैपिटल इन 1690 फ्रॉम पुलिकट टू विच प्लेस। तो मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले कि डचों ने भारत में जब तक वो रहे 2 कैपिटल बनाई। पहली कैपिटल तो थी पुलिकट। तो पुलिकट में उन्होंने कुछ सालों तक वहां से अपनी स्टैब्लिशमेंट चलाई। बाद में उन्होंने अपनी कैपिटल बदल ली। तो कैपिटल बदली थी 1690 में। तो कैपिटल बदल के दूसरी कैपिटल किसे बनाया था? तो आंसर हो जाएगा नागीपट्टनम। ये हो जाएगा आपका आंसर। ये सारी चीजें हमने डिटेल में अपने थ्योरी लेक्चर्स में, जो आप वीडियोस, अगर आप ऑलरेडी विद्या गुरु के स्टूडेंट हो तो आपको पता ही होगी ये सारी चीजें कि हमने काफी डिटेल में डिस्कस कर रखी है। अगला क्वेश्चन है, इन 1657 डच एंड ब्रिटिश रीच्ड एन एग्रीमेंट by which Dutch were to give up claims on Indian territories and in return the British would withdraw from which of these places। तो देखो 1657 में डच और ब्रिटिश ने एक एग्रीमेंट साइन किया कि हम दोनों एक दूसरे के मामलों में टांग नहीं अड़ाएंगे, क्योंकि हम भी भारत को लूटने आए हैं, तुम भी भारत को लूटने आए हो, हम भी यूरोपियन, तुम भी यूरोपियन, तो घर से इतनी दूर आके हम आपस में ना लड़ें, एक एग्रीमेंट साइन कर लें। तो इन्होंने एग्रीमेंट साइन किया। उस एग्रीमेंट के मुताबिक डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा कि हम भारत में तो हमारा बहुत कुछ इंटरेस्ट अब रहा नहीं, तो हम भारत छोड़ देते हैं। बदले में ब्रिटिश से कहा कि आप एक जगह की क्लेम हमें दे दो, वहां से आप हट जाओ। तो किस जगह की बात हो रही है? तो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि डच जो थे, डच, इनका ज्यादा इंटरेस्ट इंडिया के बजाय इंडोनेशिया और मलेशिया जैसी जगहों पे हो गया था। तो यही इस एग्रीमेंट की वजह बनी। तो डच ने कहा कि हम भारत को गुड बाय कह देते हैं, हम भारत छोड़ के चले जाते हैं। ब्रिटिश से कहा कि आप इंडोनेशिया, मलेशिया छोड़ के चले जाओ। तो आपका फायदा और हमारा भी फायदा, हम अपनी टेरिटरी आपको दे रहे हैं, आप अपनी टेरिटरी जो भी आप कंट्रोल करना चाह रहे हो वो हमें दे दो, दोनों लड़ाई झगड़े छोड़ दो। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? इंडोनेशिया। अगला सवाल,
द बैटल ऑफ बेडेरा वॉज फॉट इन द ईयर डैश बिटवीन डच एंड डैश रिजल्टिंग इन फाइनल कोलैप्स ऑफ डच एम्पायर इन इंडिया। तो देखो बैटल ऑफ बेडेरा जो है ये बंगाल में एक लड़ाई हुई थी। तो इस लड़ाई के बाद जो डच है पूरी तरीके से खत्म हो गए थे भारत में, नामो निशान मिट गया था डच का। एक तो पहले भी उनकी भारत पे पकड़ कोई खास थी नहीं, ब्रिटिश से उन्होंने एग्रीमेंट भी साइन कर रखा था, लेकिन इस लड़ाई के बाद टेक्निकली प्रैक्टिकली सब कुछ खत्म हो गया भारत में डचों के लिए। तो यही लड़ाई कहलाई बैटल ऑफ बेडेरा। तो ये लड़ाई हुई थी 1759 में, और आप समझ ही सकते हो किसके बीच हुई होगी, डच और ब्रिटिश के बीच। तो ये है आंसर। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप कोई भी कोर्स या किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और अगर आप सीरियस हो तो आप एक बार हमारी वेबसाइट विजिट जरूर करना। अगर आपको कोई डाउट आता है, वैसे तो यहाँ पे हमने काफ़ी क्लियरली सारी जितनी भी डिटेल्स एक स्टूडेंट को जाननी ज़रूरी है वो हमने मेंशन कर रखी है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप इन नंबर्स पे कॉल करके हमारे रिप्रेजेंटेटिव से बात कर सकते हो, या फिर अगर आप कोई मेल लिखना चाहो तो वो मेल भी आप इस ईमेल एड्रेस पे हम तक पहुंचा सकते हो। अदरवाइज आप किसी भी एग्जाम पे क्लिक करोगे काफ़ी डिटेल में आपको ये चीज़ें पता लग जाएगी कि कोर्स में क्या इंक्लूडेड है और कितनी क्वांटिटी में इंक्लूडेड। बिल्कुल पूरी ट्रांसपेरेंसी से हम कोई भी कोर्स खरीदने से पहले पूरी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है, ठीक है ना। और काफ़ी तरह के डिस्काउंट्स भी इस वक्त चल रहे हैं। तो अगर आप प्रिपरेशन करने ही वाले हो तो हिंदी में एक कहावत है कि काल करे सो आज कर, यानी कि जो काम आपको करना ही है उसमें लेट करने का तो कोई फ़ायदा है नहीं। तो लॉकडाउन का भरपूर फ़ायदा उठाओ और जल्द से जल्द विद्या गुरु के हवाले अपनी सारी प्रॉब्लम्स छोड़ दो, और यू कैन एटलीस्ट गिव अ विजिट एंड डिसाइड फॉर योर सेल्फ, ठीक है ना। तो अब आगे बढ़े। तो जो तीसरी, व्हाट वाज द हेडक्वार्टर ऑफ डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। तो देखो बच्चों, इसका मतलब समझते जाओ। सबसे पहले भारत में आए पोर्चुगल, उनके पीछे पीछे आए डच, उसके बाद कोई आया तो वो था डेनिश यानी डेन्स, डेनमार्क के लोग। तो ये जो डेनमार्क के लोग थे इनको डेनिश बोलते हैं। तो इन्होंने अपनी हेडक्वार्टर कहाँ बनाई थी, भारत में कहाँ बनाई थी हेडक्वार्टर। तो बंगाल में एक जगह है सेरामपुर, जिसको श्री रामपुर भी बोल देते हैं कई लोग, लेकिन टेक्निकली वो सेरामपुर ही है। तो आंसर हो जाएगा सेरामपुर। ये कहाँ है, तो बंगाल में है। अगला क्वेश्चन है कि द डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश्ड देयर फर्स्ट फैक्ट्री एट। तो ये जो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रैंकोबार में लगाई, ट्रैंकोबार। तो ये आप देख रहे हो ट्रैंकोबार में आज भी उस फैक्ट्री के थोड़े से हिस्से, इसको खैर ये तो रिनोवेटेड है, लेकिन यही वो फैक्ट्री है जो पहली फैक्ट्री थी डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने लगाई थी। कहाँ लगाई थी, ट्रैंकोबार में। Which of these places was captured in 1755-56 and made a Danish colony? फर्स्ट नेम्ड न्यू डेनमार्क एंड लेटर फ्रेडरिक्स आइलैंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2 बार ऑलरेडी पूछा जा चुका है। और इस तरह के क्वेश्चन जो है ना जनरली आपको किसी इंस्टीट्यूट या इसके स्टडी मटेरियल में नहीं मिलेंगे, लेकिन हम विद्या गुरु में क्या करते हैं, हम पिछले साल के क्वेश्चंस पेपर को हमेशा अपने नज़रों के सामने रखते हैं ताकि एक भी फैक्ट ना छूटने पर हमारे स्टूडेंट को किसी भी तरीके का कोई भी नुकसान ना हो। आपका काम है मेहनत करना और हमारा काम है सही स्टडी मटेरियल जितने की भी ज़रूरत है वो आप तक पहुंचाना। तो अब ये देखो बच्चों, क्वेश्चन है कि इनमें से किस जगह को डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहले तो अपने कब्जे में लिया और फिर उसका नाम बदल के न्यू डेनमार्क रख दिया था, क्योंकि वो खुद भी तो डेनमार्क से ही आए थे। तो पहले उसका नाम न्यू डेनमार्क रख दिया, बाद में फिर से उसका नाम बदल के फ्रेडरिक आइलैंड रख दिया था। तो किस जगह की बात हो रही है, तो इसका आंसर है निकोबार आइलैंड। The Danes sold their possessions in India to dash before leaving finally in 1845।
तो सवाल का मतलब है कि भारत छोड़ने की नौबत आ गई जो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी। तो फाइनली डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1845 में भारत को गुड बाय बोल दिया, भारत छोड़ के चले गए। तो भारत छोड़ के जाने से पहले अपनी जितनी भी टेरिटरीज थी इनकी भारत में, ठीक है ना, इंक्लूडिंग निकोबार आइलैंड और ये सारी जगह, श्री रामपुर वाली जगह, तो ये किसको बेच के गए थे ये? तो इसका आंसर होगा कि जाने से पहले ब्रिटिश को बेच के गए थे, क्योंकि तब तक तो आप देख ही रहे हो 1845 की बात हो रही है, ब्रिटिश ही सबसे ज़्यादा ताकतवर थे। बाकी जो फ्रेंच थे, डच थे, पोर्चुगीज, ये तो बिल्कुल डिक्लाइन हो चले थे। तो आंसर हो जाएगा इसका क्या? ब्रिटिश। अगला क्वेश्चन है, अमंग ऑल द यूरोपियन पावर्स दैट केम टू इंडिया which gave more importance to missionary activities and utterly neglected trade and political pursuits। तो हम जानते हैं कि एक के बाद एक कई सारे जो यूरोपियन कंपनीज हैं वो भारत आई। तो यूरोपियन कंपनीज के भारत आने का मकसद तो होता था ट्रेड करना, लेकिन थोड़े ही दिनों में वो अपना रंग रूप बदल के गवर्नमेंट की तरह बिहेव करने लग जाती थी। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इनमें से किस जो नेशन या किस देश की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका ज़्यादा ध्यान मिशनरी एक्टिविटीज़ में लगा रहा, यानी लोगों का धर्म परिवर्तन करवाते थे ये, ठीक है ना, जो लोकल पॉपुलेशन थे उनको उनका धर्म परिवर्तन करवाते थे, क्रिश्चियनिटी में उनको कन्वर्ट करते थे। मतलब ट्रेड और पॉलिटिक्स में ध्यान देने के बजाय उनका पूरा ध्यान मिशनरी एक्टिविटीज़ में रहता था। तो किस देश की बात हो रही है? तो डच की ही बात हो रही है। इसलिए ये लोग ध्यान दे नहीं पाए ट्रेड वगैरह पे और 1845 में इनको इंडिया छोड़ के जाना पड़ा। तो बच्चों ये पार्ट 1 में हमने टॉप 30 एमसीक्यूज देखे। पार्ट 2 में हम रिमेनिंग 30 एमसीक्यूज कवर करेंगे बिल्कुल क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में।